आज पुलूशा का इसके नए स्कूल में पहला दिन था। पुलूशा के वालिद इब्राहिम साहब फौज में तैनात थे। उनका ट्रांसफ़र भी कुछ दिनों पहले ही इस छोटे से शहर में हुआ था। पुलूशा 9वीं जमात की तालबा थी। दरमियाने कद की, लंबे स्याह घने बाल, जहानत से चमकती बड़ी बड़ी आंखों ने उसे और हसीन बना दिया था। वो सुबह सवेरे आंखों में नई सुबह की उम्मीद लिए इर्द गिर्द का नजारा करती हुई अपने नए स्कूल की जानिब जा रही थी। ये छोटा सा स्कूल बिल्कुल शहर के बीच में था। इसके दाएं तरफ काफी पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के दाएं तरफ एक जगह बनी थी जहां लोग अपने घर का कचरा और मुर्दा जानवर वगैरह लाकर फेंक देते थे, जबकि स्कूल के बाएं तरफ एक मैदान था जो पहले सिखों की रहाइशगाह था, मगर तकसीम के वक्त जो फसादात हुए इसमें काफी सिखों का कत्ल हुआ। इसके बाद से ये जगह एक खाली मैदान था। पुलूशा ने अपनी जहानत और खूबसूरती की बिना पर जल्द ही स्कूल के उस्तादों के दिलों में जगह बनाई ली, बल्कि क्लास में सबकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। हर कोई इसके अच्छे इखलाक की वजह से इसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाता था। टीचर ने भी उसे क्लास में मॉनिटर बना दिया था। क्लास की मॉनिटर होने की हैसियत से बहुत सारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर आ गई थी, जिन्हें वो बखूबी अदा करती। अम्मा, आपको पता है मिस ने मुझे टीचर बना दिया है। सब उस्ताद मेरी बहुत तारीफ करते हैं कि पुलूशा इब्राहिम बहुत अच्छी है और ज़हीन बच्ची है। वो सेन में बैठी खाना खाते हुए खुशी खुशी माँ को बता रही थी, माशाअल्लाह मेरी बच्ची है ही इतनी काबिल कि हर कोई उसकी तारीफ करता है। जरमीना बेगम बेटी के खूबसूरत चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए बोली। जरमीना बेगम और इब्राहिम साहब के और भी बच्चे थे, मगर जो प्यार और मोहब्बत उन दोनों को पुलूशा से था वो किसी और औलाद से ना थी। पुलूशा इनकी और औलादों से बहुत अलग थी। वो इखलाक की इतनी अच्छी थी कि बहुत जल्द दूसरे के दिल में अपनी जगह बना लेती थी, मगर हर किसी से हंसकर और मोहब्बत से मिलने वाली लड़की के बारे में कोई नहीं जानता था कि इसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को क्या ग्रहण लगने वाला था। उस रोज भी छुट्टी होने के बाद पुलूशा टीचर को सब स्टूडेंट्स के टेस्ट कॉपीज स्टाफ रूम में देकर आने के बाद क्लास में अपना बैग पैक करने लगी। पैक करते हुए उसको यूं लगा कि क्लास में कोई आया है। उसने मुड़कर देखा तो कोई भी ना था। इस बात को वो अपना वहम समझकर बैग उठाकर क्लास के दरवाजे की जानी पड़ी कि अचानक उसे कोई साया क्लास के दरवाजे के सामने तेजी से गुजरता नजर आया। ये कौन था और वो भी इतनी तेजी से गुजरा? पुलूशा ये सोचते हुए क्लास से बाहर निकल कर इधर उधर देखने लगी, मगर इसे कोई नजर ना आया। अब तो ये रोज का मामूल बन गया कि छुट्टी के बाद कभी उसे कोई सफेद लिबास में तेजी से गुजरता नजर आता, कभी खाली क्लास में कुर्सी खिसकाने की आवाज पर वो चूक जाती, और कभी क्लास का दरवाजा कोई जोर जोर से बंद करता और वो डर कर उछल जाती। ये सब उसके साथ तब होता जब वो छुट्टी हो जाती, यानी वो अकेली होती। अब पुलूशा को डर लगने लगा था। बाबा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कोई है स्कूल में जो मुझे अकेला देखकर डराने और तंग करने की कोशिश करता है। पुलूशा रात को इब्राहिम साहब के पास बैठी और अपने साथ होने वाले बातों का जिक्र कर रही थी। बेटा, ये सब तुम्हारा वहम है, वरना देख लो कितना पुराना स्कूल है और ना कभी कोई ऐसी शिकायत आई, बल्कि लोग तो बहुत तारीफ करते हैं इस स्कूल की। इब्राहिम साहब बेटी को तसल्ली देते हुए बोले, बाबा स्कूल बहुत अच्छा है, मैं स्कूल को नहीं बोल रही। ये जो सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ। देखो बेटा, अच्छी बुरी चीज़ें तो हर जगह होती हैं, इनसे तो इनकार नहीं कि ये मौजूद नहीं। बाज़ दफ़ा ये अपने आप को जाहिर कर जाती हैं, मगर इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। तुम अशरफुल मखलूक़ात में से हो और इंसान को अल्लाह ने तोहफे में अपना कलाम पाक अता किया है, जो हर डर हर परेशानी में हमारा मावन साथी है। इब्राहिम साहब बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरते उसे समझाते हुए बोले थे। अगले दिन मौसम सुबह से ही काफ़ी ख़राब लग रहा था। बहुत तूफ़ानी बारिश होने वाली थी। उस रोज़ पुलूशा का बहुत ज़रूरी टेस्ट था, वरना मौसम के तेवर देखकर इसका दिल नहीं था कि वो स्कूल जाए। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी पुलूशा सोचती है काश वो उस दिन स्कूल ना गई हो, उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल ना आता। बस यहीं से पुलूशा की ज़िंदगी बदली थी। यार, क्या फ़ायदा हुआ आ जाने का, मिस तो आई नहीं, सीमा बेजार लहजे में बोली। ठीक बोल रही हो, आज तो मेरा भी दिल ना था आने का। ऊपर से देखो बच्चे भी कितने कम आए हैं, हम ही पागल थे जो आ गए।
ऐसे मौसम में पुलुशा खिड़की से बाहर बरसती बारिश को फिक्रमंदी से देखते हुए बोली, मुझे तो फिक्र हो रही है पुलुशा, हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते से हम जाते हैं उधर तो गुजर भी ना पाएंगे, इतना पानी है वहाँ। अच्छा चलो तो देखते हैं निकल कर। पुलुशा उसका हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले आई। आज हम ऐसा करते हैं, मैदान की तरफ से चले जाते हैं घर के लिए, उधर से हम फिर भी आसानी से निकल सकते हैं, पुलुशा कुछ सोचते हुए बोली। मगर पुलुशा उधर से तो कोई भी नहीं गुजरता। सीमा खौफजदा लहजे में पुलुशा को देखते हुए बोली, अरे यार कुछ नहीं होता, चलो ना। वो सीमा का हाथ पकड़ के इतनी तेज बारिश में मैदान की तरफ चल दी। मैदान से गुजरते हुए एक सर्द सी लहर थी जो पुलुशा की हड्डी में उतरती महसूस हुई। कैसी हो पुलुशा? इस आवाज की सरगोशी से इसने अपने कानों में साफ सुनाई दी। इसने घबरा कर अपने अतराफ में देखा, मगर वहां उन दोनों के सिवा कोई भी ना था। अब पुलुशा पर घबराहट तारी हो गई। वो सीमा का हाथ पकड़कर तेज तेज कदमों से इस मैदान से निकलकर घर की जानिब बढ़ गई। घर आने के बाद पुलुशा पर एक अजीब कैफियत थी जिसको वो समझ नहीं पा रही थी। रात किसी पहर इसकी आंख खुली तो उसको सर्दी का एहसास होने लगा। वो अभी यही सोच रही थी कि अभी उठकर चादर लेती हूँ कि उसकी आंख लग गई। मगर फिर अचानक एक अजीब से एहसास पर इसकी आंख खुली तो अपने ऊपर तनी सफ़ेद चादर को देखकर डर गई और उठकर बैठ गई। ये किसने उड़ाई मुझे? और ये तो हमारे घर की चादर भी नहीं। वो चादर को बगौर देखते हुए बोली और डर कर वो चादर दूर फेंक दी। फिर इसको नींद आ गई थी। जब सुबह बेदार हुई तो वो चादर कमरे से गायब थी। उस रोज क्लास में पुलुशा को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ना पढ़ने का दिल चाह रहा था। वो स्कूल में सारा वक्त गायब दिमागी से रही। छुट्टी के वक्त क्लास बंद करते हुए उसकी नज़र अंदर क्लास में पड़ी तो दहशत से इसकी आंख फट गई। अंदर क्लास में 3 औरतें सफ़ेद लिबास में खड़ी पुलुशा की जानिब मुस्कुरा कर देख रही थी। उन 3 औरतों में से एक औरत जवान 2 औरतों के दरमियान खड़ी थी, बेतहाशा हसीन थी। आ जाओ पुलुशा। वो औरत पुलुशा को देखते हुए अपनी जानिब इशारा करते हुए बोली। पुलुशा चीख मारकर वहां से भागी थी। घर पहुंचकर उसे सर्दी लगती रही और रात को उसको काफी तेज बुखार चढ़ गया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? नींद का इंतजार में आंखें बंद किए लेटी पुलुशा को लगा कि कोई उस पर झुका हुआ है। उसने बेसाख्ता आंखें खोली थी तो उसकी स्कूल वाली औरत को देखकर पुलुशा की जैसे सांस रुक गई। कौन हो तुम, क्या चाहती हो? पुलुशा उठकर बैठते हुए लरजते लहजे में बोली। उसका जिस्म सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। मेरा नाम माजेब है, मैं मिस्र की रहने वाली हूँ। तुमने मुझे आज जिन औरतों के साथ देखा था वो मेरी सहेलियां हैं, गीता और सरिता, जो पहले इस मैदान में जो सिखों की रहायशगाह थी वहां रहा करती थी, मगर फसादात के दौरान उनके गले काट कर कत्ल कर दिया गया था। पुलुशा फटी फटी आंखों से खौफ से अपने सामने बैठी औरत को सुन रही थी। और तुम? पुलुशा ने अपने सूखे लबों पर जबान फिरते हुए लरजते लहजे में बोला। मैं रमल की जादूगरनी थी, वहाँ पर जादू की उस्ताद मानी जाती थी। 200 साल पहले मैं भी जिंदा लोगों में शुमार होती थी। माजेब की इस बात पर पुलुशा बेहोश ही हो गई थी। क्या हो गया मेरी बच्ची को? बार बार होश में बेहोश हो जाती है, शर्मिला बेगम रोते हुए बेटी का माथा चूमते हुए फिक्रमंदी से कह रही थी। डॉक्टर बोल रहा था कि उस दिन बारिश में ज़्यादा भीगने की वजह से शायद बुखार शदीद हो गया होगा। तुम ज़्यादा फिक्र ना करो, इब्राहिम साहब बीवी को तसल्ली देते हुए बोले थे। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पुलुशा स्कूल नहीं गई थी। अब जो वो स्कूल गई तो तमाम उस्ताद और उसके दोस्त उसकी खैरियत पूछ रहे थे, मगर वो चुप सी रही। बल्कि सीमा ने जो चीज़ इसके अलावा महसूस की वो इसके अंदर सर्द महरी थी। माजेब उस रात एक बार फिर पुलुशा के पास आ गई थी। पुलुशा इसको देखती ही रह गई। वो थी ही इस कदर हसीन, शफाफ सफ़ेद रंगत जिन पर गुलाबियाँ बिखरी हुई थी, कांच की तरह की नीली चमकती आंखें, गुड़िया जैसे बाल, मिस्री लिबास में लंबी सी खूबसूरत मैक्सी, बाजू में बाजू बंद बांधी हुई जिस पर खूबसूरत पत्थर नस्ब था। इस पत्थर पर सांप की छवि बनी थी और ऐसा ही उसके गले में दिल के शेप का लॉकेट था और इस लॉकेट में भी सांप की छवि बनी हुई थी। पुलुशा को उससे खौफ महसूस नहीं हुआ था और उसके हुस्न के शहर में खो सी गई थी। पुलुशा, क्या ये अच्छा नहीं कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो? तुम मेरे इस साथ को कबूल कर लो। माजेब उसका चेहरा बगौर देखते हुए अजीब सर्द लहजे में बोली। तुम मुझसे दोस्ती करना क्यों चाहती हो? पुलुशा बेख्तियार पूछ बैठी। मैं यहाँ गीता और सरिता से मिलने आई थी, मगर जब से तुमको देखा है तुम बहुत अच्छी लगी, और तुम्हारे लंबे घने बाल और फिर तुम्हारी जहानत कि मेरा दिल वापिस जाने को ना चाहा।
और फिर उस रात के बाद एक अजीब बात देखी गई कि जो काम घंटों में करने के होते पुलुशा वो मिनटों में कर देती। और अब स्कूल में वो गुमसुम सी रहती, किसी से पहले जैसी ज्यादा बातचीत ना करती। इसकी बिना पर सब आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर हो गए। घर में भी ये आलम हो गया था कि अगर वो कमरे में बैठी है तो दिन से रात हो जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे पुलुशा को अंधेरे से मोहब्बत हो गई है। वो अब हर वक्त कमरे में अंधेरा किए रखती। पुलुशा की इन हरकत और मामलात को सबसे पहले इब्राहिम साहब ने नोट किया, और वो पहली बार अपनी बेटी की इन हरकत तो सकनात को लेकर फिक्रमंद हुए, वरना वो अभी तक उसकी तबीयत की खराबी ही समझ रहे थे। मगर अब उनको कोई और ही बात लग रही थी। पुलुशा बेटी, तुम इस तरह से क्यों बैठी हो? वो उसके कमरे में आकर लाइटें जलाते हुए बोले। इस तरह से क्यों अंधेरे में बैठी रहती हो? इब्राहिम साहब बेटी के पास बेड पर बैठते हुए उसका चेहरा देखने लगे। पुलुशा खाली खाली आंखों से बाप को देखने लगी। वो उसकी आंखों में फैली वीरानी को देखकर दहक से रह गए। उनको कुछ ही लो में कुछ और मामला ही लगने लगा। वो कुछ सोचते हुए इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए खड़े हो गए। पुलुशा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये बात याद रखना तुम। इब्राहिम साहब के जाते ही माँ ज़ेब आ गई और पुलुशा के बराबर बैठते हुए बोली, आज रात मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाऊंगी। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? मेरी जिंदगी अजाब कर दी है तुमने। पुलुशा चीख कर बोली, छोड़ दूंगी तो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं। तुम्हारा साथ तो मेरा इश्क है, शौक है, मेरा साथ तुम्हारी मजबूरी। तुम कुछ भी कर लो, मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगी। ये कहकर माजेब ने कहका लगाया था, अब चलो मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़कर बोली, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? पुलुशा खौफजदा लहजे में बोली। उसकी बात पर माजेब ने उसे घूर कर यूं देखा कि पुलुशा को लगा जैसे उसकी आंखों से शुआएं निकल रही हों, और उसे महसूस हुआ कि उसकी ज़बान बंद कर दी गई है। माजेब पुलुशा का हाथ पकड़कर उसे कब्रिस्तान ले आई। पुलुशा को यूं लगा था कि माजेब उसका हाथ पकड़कर चल नहीं रही बल्कि हवाओं में उड़ रही थी। अब वो दोनों बहुत कब्रों के दरमियान खड़ी थी। तुम अब आंखें बंद कर लो। माजेब के कहते ही पुलुशा ने अपनी आंखें बंद कर ली, और ज़रा देर बाद उसने माजेब के कहने पर अपनी आंखें खोली तो खुद को एहराम मिस्र की तरफ पाया। आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर एक मकबरे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अंदर नीचे जाकर पुलुशा को यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में चली आई हो, जहाँ पर मर्द ख़वातीन मिस्री लिबास ज़ेब तन किए इधर उधर घूम रहे थे। मैं तुम लोगों से अपनी दोस्त को मिलाने लाई हूँ। माजेब वहाँ मौजूद लोगों से मुखातिब हुई। उसके मुखातिब करने पर वो सब पुलुशा की जानिब मुतवज्जा होकर उसे खुशामदीद कहने लगे। तुम अपनी इस दोस्त को भी हमेशा के लिए यहाँ ले आई हो? एक मिस्री औरत पुलुशा को देखते हुए माजेब से बोली, हाँ बहुत जल्द लेकर आऊंगी। माजेब पुलुशा का हाथ जोर से दबाते हुए बोली, और फिर वापस पलट गई। थोड़ी ही देर बाद पुलुशा ने पहले खुद को कब्रिस्तान में पाया और फिर घर पर। कैसे लगे तुम्हें मेरे लोग? माजेब ने पुलुशा को लटाकर उसे बिस्तर पर सिलाते हुए पूछा था। पुलुशा बेबसी से बस सर हिलाकर रह गई थी। उसको लगता था कि उसका अपना आप उसके काबू में नहीं बल्कि माजेब का है। इसकी हर चीज़ पर वो काबिज हो गई थी। पुलुशा अपनी ज़बान से किसी को अपने ऊपर बीतने वाली बातें नहीं बता पाती थी। फिर देखते ही देखते वो नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई। रात के किसी पहर इब्राहिम साहब की प्यास की शिद्दत से आंख खुल गई। वो किचन में पानी पीकर वापस पलट रहे थे कि किचन के दरवाजे में खड़ी औरत को देखकर डर गए थे। कौन हो तुम? उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा था। मैं माजेब हूँ, पुलुशा की दोस्त। आपको ये खबरदार करने आई हूँ कि आप अगर मुझे उससे दूर करेंगे तो नतायत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। वो इनको धमकी देकर गायब हो गई थी। इब्राहिम साहब वहीं खड़े खड़े पसीने से भीग गए थे। वो आज ही इशा की नमाज के बाद मौलवी साहब से मिले और पुलुशा की कैफियत बताकर इन्हें घर आने को कहा था। वो पूरी रात इब्राहिम साहब की आंखों में कटी थी। इन्हें खुद से ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी। इसको कुछ ना हो जाए। फजर के वक्त जाकर इनकी आंख लगी। सुबह अजीब से शोरगुल से इनकी आंख खुली। ये शोर कैसा था? कमरे से बाहर आकर उन्होंने पूछा था। आप खुद चलकर देखिए। ज़रमीना बेगम के चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू थे। वो इनको लेकर घर के पिछले हिस्से में ले आई जहाँ परिंदे पाल रखे थे। उन परिंदों को किसी ने बुरी तरह से काट पीट कर नाहयत दंगी से मार डाला था। इब्राहिम साहब समझ गए कि ये सब माजेब का किया है। उसकी धमकी सिर्फ धमकी ना थी, उसने इनको ये सब करके दिखाया था। इब्राहिम साहब फ़ौरन ही मस्जिद गए थे और मौलवी साहब को सारी तफसील बताई थी। मौलवी साहब ने ज़ोहर की नमाज के बाद उनके घर आने का वादा किया था।
मौलवी साहब के घर में आते ही पलूषा जो अपने कमरे में थी बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगी थी। इसके मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही थी जैसे कोई जानवर ज़िबा कर रहा हो। उसके सब बहन भाई खौफजदा से इसे देख रहे थे। शर्मिला बेगम का बेटी की हालत देखकर रो रो कर बुरा हाल था। मौलवी साहब कलाम पाक पढ़ते हुए पलूषा के कमरे में दाखिल हुए थे कि अचानक पलूषा ने उन पर हमला करके उनको जख्मी कर दिया था। बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी का किसी और से इलाज करवाएं, क्योंकि वो मखलूक बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मौलवी साहब ये कहकर चले गए। इब्राहिम साहब को बड़ी मायूसी हुई कि बेटी की हालत देख रहे थे। बिखरे बाल, मुरझाई हुई रंगत, आंखों के गिर्द हल्के, ये वो पलूषा ही नहीं थी। शर्मिला बेगम ने आगे बढ़कर पलूषा को बेड पर लटाया। दोनों माँ बाप अब इसके पास बैठ गए। कभी उसके सर दबाते और कभी हाथ पकड़ते। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। काफी देर बाद जब पलूषा फुर्सत हो गई तो वो दोनों उसके कमरे से उठकर बाहर चले आए। नींद के आलम में यही पलूषा को यूं महसूस हुआ था कि कोई उसके पैरों को किसी चीज से जकड़ रहा है। उसकी आंख खुली तो माजेब उसके पैरों पर घुंघरू बांध रही थी। ये क्या कर रही हो माजेब? पलूषा ने हैरत से पूछा था। अब पलूषा को माजेब से डर नहीं लगता था, उसे भी इसके साथ की आदत हो गई थी। पलूषा अब रोशनी से घबराती थी क्योंकि माजेब को भी रोशनी से वहशत होती थी। तुम्हारे बाप ने मेरी बात नहीं सुनी तो अब मैं उनको सजा दूंगी। खड़ी हो जाओ और नाचो। माजेब पलूषा को बेड से उतारने के लिए घसीटते हुए बोली। पलूषा ने बेड से उतरते ही नाचना शुरू कर दिया। घुंघरू की आवाज़ पर उतरते ही नाचना शुरू कर दिया था। घुंघरू की आवाज़ पर इब्राहिम साहब और शर्मिला बेगम सब कमरे में आ गए, जहाँ पलूषा दीवानों की तरह बाल खोले नाच रही थी। ये क्या कर रही हो? इब्राहिम साहब ने आगे बढ़कर बेटी को पकड़ना चाहा था, मगर पलूषा के धक्के पर वो उछलते हुए दूर जा गिरे थे। शर्मिला बेगम बेटी के जख्मी पैरों को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, छोड़ दो मेरी बेटी को। वो हाथ जोड़कर उस नादीदा वजूद से मुखातिब हुई थी। मैंने बोला था कि इसके बाप को कि पलूषा को इसके हाल पर छोड़ दे, मगर इसने मेरी बात नहीं मानी। पलूषा के अंदर से किसी और औरत की आवाज़ उभरी। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मगर तुम मेरी बेटी को अजियत ना दो। इब्राहिम साहब के बोलते ही पलूषा वहीं ज़मीन पर गश खाकर गिर गई। शर्मिला बेगम ने आगे बढ़कर तेजी से उसे थामा। इब्राहिम साहब ने बेटी की जानिब बढ़े थे। पलूषा के बहन भाई खौफसदा से अपनी बहन को देख रहे थे। मुझे माफ़ कर दो पलूषा, मैंने तुम्हें इतनी अजियत दी। मैं क्या करूं? तुम्हारे बाप को भी तो सबक देना था। माजेब पलूषा को निढाल देखकर रोती हुई बोली थी। ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है माजेब, जिसमें सिवाय मेरे लिए तकलीफ के और कुछ भी नहीं? पलूषा बेबसी से रोते हुए बोली। इब्राहिम साहब बेटी की हालत नहीं इस हालत में छोड़ नहीं सकते थे, मगर जब वो इलाज का इरादा करते तो पलूषा जिस अजियत से गुजरती वो उनसे देखी नहीं जाती थी। वक्त और हालात के साथ पलूषा अब बहुत बदल सी गई थी। वो अब कॉलेज में आ गई थी। माजेब पढ़ाई में उसकी बहुत मदद करती थी। वो भी माजेब के साथ की आदी हो गई थी, या यूं कहा जाए कि उसने माजेब को इसका साथ को अपनी मजबूरी समझकर कबूल कर लिया था। खानदान में अब कोई पलूषा से ना मिलता था, सब दूर होते रहते थे। और तो उसके अपने बहन भाई भी उससे दूर हो गए थे। शुरू शुरू में इन बातों से पलूषा को बहुत दुख हुआ, मगर वक्त के साथ साथ वो इनकी आदी हो गई। उन दिनों कॉलेज में मुबीन नामी एक लड़का पलूषा में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था। उसे पलूषा की जहानत, उसकी खामोशी अपनी तरफ मुतवज्जा करती थी। वो खुद ही उससे बात करने के मौके तलाशता रहता था। पलूषा भी उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। अब वो दोबारा से हंसने और बोलने लगी थी, मगर ये सब माजेब को बहुत नागवार लग रहा था। और फिर कुछ दिन से पलूषा ये देखने लगी कि मुबीन इसको देखकर रास्ता बदल लेता है, या उसे देखते ही इधर उधर हो जाता है। मुबीन तुम्हें क्या हो गया है? कहाँ मसरूफ हो? उस रोज पलूषा खुद ही उससे पूछ बैठी थी। पलूषा प्लीज मुझसे बात मत किया करो। मुबीन के रूखे अंदाज पर पलूषा हैरत ज़दा हो गई थी। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? पता नहीं, पर तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत तकलीफ दे हो गया है। जब से तुमसे दोस्ती हुई है मुझे कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, जिसे मैं अपना वहम समझ रहा था, मगर मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे साथ बैठूं या बात करूं तो मेरे जिस्म में एक दर्द उठता है, और मुझे अब समझ नहीं आई कि कोई तो बात है जो तुमसे कोई बात नहीं करता। मुबीन की ये बातें सुनने के बाद पलूषा आंखों में आंसू लिए इसे जाता देखती रही। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? रात माजेब को अपने पास देखकर पलूषा चीखी थी। तुम क्या मुझे जीने नहीं दोगी?
मुझे कोई हक नहीं किसी खुशी का, पलूषा फूट फूट कर रोते हुए बोली। तुम सिर्फ मेरी हो पलूषा, किसी की नहीं। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें जिंदों से नफरत हो जाएगी, तुमको रूहें अच्छी लगने लगेंगी, तुमको मरे हुए लोग देखना अच्छा लगेगा। माजेब धीरे से इसके कान में सरगोशी करते हुए बोली, इधर आ जाओ, वहाँ नहीं जाओ। उमर पलूषा को देखकर उसकी तरफ बढ़ा तो खाला उसका हाथ पकड़कर आहिस्तगी से बोली, क्यों अम्मा, मैं क्यों ना जाऊं पलूषा आपी की तरफ। 8 साला उमर माँ से पूछने लगा, क्योंकि ये पागल है, सबको मारती है। 10 साला हानिया पलूषा को देखकर बोली। ये बातें सुनकर पलूषा तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? माजेब ने बहुत मोहब्बत भरे लहजे में पलूषा से पूछा था। दूर हो जा तुम यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सबने मुझे छोड़ दिया है, पर मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारे साथ हो। अच्छा तुम नाराज ना हो, मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकती। चलो तुम आंखें बंद करो। माजेब के कहने पर पलूषा ने आंखें बंद कर ली। जब खोली तो खुद को माजेब के साथ एक हसीन बाग में पाया, जहाँ हर तरफ रंग बिरंग के फूल खुशबूदार फल थे। पलूषा मैसूरकुन अंदाज में अपने इर्द गिर्द देखने लगी थी। बस पलूषा, तुम नाराज मत हुआ करो और रोया भी ना करो। एक बात तुमको बताऊं, इंसानों की मोहब्बत हमेशा खसारा देती है। ये मोहब्बत की कदर नहीं करते, इनकी खुदगर्जी में कोई सानी नहीं। माजेब ने ठीक कहा था। पलूषा को अब इंसानों से वहशत होने लगी थी। पलूषा के बराबर वाले घर में सानिया नामी एक लड़की रहती थी। उसकी करंट लगने से मौत हो गई थी। सानिया की मौत के 2 रोज बाद एक रात पलूषा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी कि बराबर वाली छत पर इसे कोई खड़ा हुआ नजर आया। इसने गौर किया तो वो सानिया थी, जो अपने घर की छत पर खड़ी थी। और फिर इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। पलूषा को वो रोज लोग नजर आने लगे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उस रात माजेब पलूषा से कह रही थी कि पलूषा, तुम मेरा इश्क हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे साथी, मेरी दुनिया, मेरे जाने पर राजी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने पर राजी नहीं, मगर बहुत जल्द तुम मेरा दुनिया की तलब करने लगोगी। मेरी दुनिया की रात माजेब पलूषा से कह रही थी, पलूषा तुम मेरा इश्क हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में जाने पर राजी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने पर राजी नहीं, मगर बहुत जल्द तुम मेरी दुनिया की तलब करने लगोगी। पलूषा को अब वो लोग अपने पास नजर आते जो इस दुनिया से चले गए थे। वो आकर उससे बात करते, वो भी उनसे बात करती। अब वो बड़े आराम से आधी रात में कब्रिस्तान चली जाती। माजेब जहाँ कहती इसके साथ वो चल देती थी। उस रोज इब्राहिम साहब घर में सूरह बकरा की तिलावत करने लगे थे, जिस पर पलूषा की हालत काफी बिगड़ने लगी थी। वो अपनी बेटी को यूं नहीं छोड़ सकते थे। घर में सूरह बकरा रोजाना पढ़ना शुरू कर दी, जिस पर माजेब शदीद नाराज थी। अब पलूषा आधी आधी रात को कब्रिस्तान में पड़ी मिलती। कभी वो इतना नाचती के नाचते नाचते बेहोश हो जाती, मगर इब्राहिम साहब ने सूरह बकरा की तिलावत नहीं छोड़ी थी। उनको अपने घर में सांप नजर आने लगे थे, मगर वो पढ़ते रहते थे। उनको ख्वाब में किसी ने कहा था कि ये घर में पढ़ो और खुद भी पढ़ो। वो पलूषा को जबरदस्ती अपने पास बैठाकर तिलावत करते, जिस पर वो पसीने में शराबर होकर बुरी तरह चीखती कि जैसे उसे जंजीरों से बांधना पड़ता। पढ़ो पलूषा, तुम भी ये मेरे साथ पढ़ो। इब्राहिम साहब तिलावत करते रोते हुए बोले। वो अपनी बेटी की ऐसी हालत पर टूट गए थे, मगर उन्होंने किसी सूरत भी उस माँ से अपनी बेटी का पीछा छुड़ाना था। बहुत मुश्किलों से पलूषा ने उनके साथ तिलावत करना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आने लगी थी। और फिर इब्राहिम साहब ने एक बड़े आमिल के मशवरे पर पलूषा को मुल्क से बाहर अपनी एक अजीजा के पास भेज दिया था। पलूषा अब अमेरिका में रहती है, वहाँ तालीम भी हासिल कर रही है। मेरी इससे काफ़ी दिनों पहले ही मोबाइल पर बात हुई थी। रुक रुक कर बोलने वाली पलूषा को मुझे बार बार मुखातिब करना पड़ा था। ऐसा लगता था कि वो बात करते करते कहीं खो सी जाती है। क्या माजेब ने तुम्हें अब छोड़ दिया है? मेरे पूछने पर वो चुप सी हो गई थी, मगर जब बोली थी तो इसके लहजे में काफी नमी महसूस हुई। नहीं फरा, उसने मुझे नहीं छोड़ा, वो आज तक मेरे साथ है। हाँ, पर अब वो मुझे नहीं, मगर अब भी मैं उसको अपने पास महसूस करती हूँ। वो मुझे बोलती है कि मैंने उसकी मोहब्बत का ये सिला दिया। वो बोलती है, पलूषा तुम खुशियों के लिए तरसोगी, तुम्हें ना किसी का साथ नसीब होगा, ना कोई खुशी मिलेगी, क्योंकि तुमने मुझे अजियत दी। उसकी सरगोशियाँ मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। इसने कहा
ठीक है। यहाँ अमेरिका में एक काबिल स्टूडेंट हूँ। मुझे उस्ताद बहुत पसंद करते हैं और मुझसे कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता क्योंकि मेरे साथ लोगों को नुकसान होते हैं। उनको जिस्मानी अजियत होती है। मुझे अब भी रूहें नजर आती हैं। कोई हादसा कहीं होने वाला हो मुझे बाज़ औक़ात पहले ही महसूस हो जाता है। मुझे भी अब वो जिंदा लोगों से मोहब्बत नहीं रही। सच बताऊं तो मुझे अब अच्छा लगता है रूहों के दरमियान रहना। बस मैं तुमसे एक बात बोलूंगी जो तुम सबको बताना कि कितनी भी मुश्किल घड़ी हो कुरान पाक की तिलावत करो क्योंकि ये हदायत का सरचश्मा है। बस तुम दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे सुकून दे। मैं बहुत बेसुकून रहती हूँ। आज भी इतने साल गुजरने के बाद जब चांद की 13-14 तारीख आती है तो माज़ेब मुझे वो अजियत देती है कि मेरी दर्दनाक चीखें नहीं थमती। उसकी इस मोहब्बत ने मुझे जिंदगी भर का कर्ब और अजियत दी है और इसके सिवा कुछ नहीं। आज मैं बिल्कुल तन्हा सबसे दूर इस वक्त रोती हूँ जब मैं इस मैदान से गुजरी थी। मेरे सब पढ़ने वालों से इल्तिजा है कि वो पलूशा के हक में दुआ करें कि अल्लाह उसे सुकून दे। आमीन।